यंगर जनरेशन को बनाने के लिए कि हमने उस वक्त क्या क्या ऑड्स फेस किए हैं, जो यानी पाकिस्तान जब बनाया जा रहा था तो क्या फर्क है। प्रोफेसर रैल्फ ब्रैंटी, प्रोफेसर एमेरिटस इन द ड्यूक्स यूनिवर्सिटी अमेरिका, उसने एक आर्टिकल लिखा है जियो पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। उसमें उसने लिखा है ऑफ ऑल द 45 कंट्रीज which have gained independence since the end of the Second World War, no country has gone through as many serious attacks and interventions as Pakistan, including 8 million refugees, 3 wars with India, division of the country. The resilience of the people of Pakistan and their determination evokes awe and admiration. तो ये पाकिस्तानी नहीं है, देखिए एक अमेरिकन स्कॉलर है, वो भी कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने जिस तरह इस चीज़ को बर्दाश्त किया। तो मैं अपने नौजवान लोगों से कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा पढ़ो और इमेजिनेशन ले जाओ और सोचो कि कितने मुश्किल और से ये बना है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। हमारे जो बड़े हैं वो भी तो तारीख से सबक नहीं सीख रहे हैं ना साहब। कितना बड़ा एक सानिया हो गया था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आज बलूचिस्तान में कितनी शोरिशें हो रही हैं, नाराज़ लोग हैं, कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। तो बात यह है कि वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी। कायद आज़म की आंखें बंद हो गई 11 सितंबर 1948 को। उसके बाद मतलब हमने गलतियां की तो हैं, मगर कोर कहाँ है जहाँ से कि हमारा ये मुंतशिर मिजाजी शुरू हो गई कि जहाँ हम राह की को डिटर्मिन ही नहीं कर पाए। अब दो वाज़े तबके बन गए, कोई कहता थियोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ तबके जो है रोशन ख्याल वो कायद आज़म की 11 अगस्त 1947 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की उस स्पीच का हवाला देते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रिलीजन विल नॉट बी द बिजनेस ऑफ द स्टेट। उन्होंने तो ये कहा था कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी स्टेट इज़ टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स एंड प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर। You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or churches. Religion will not be the business of the state. तो हम दो इंतहाई क़ुव्वतों के दरमियान इस वक्त भी घिरे हुए हैं। अगर आप देखिए जो बहसें चलती हैं, कोई बिल्कुल थियोक्रेटिक स्टेट की बात करता है और कोई कहता है कि इसको एक रोशन ख्याल लिबरल वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। कहाँ गलती कहाँ हुई? ये आपने सही पूछा, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गए। इस पर मुझे याद आ रहा है कि बहुत मशहूर इंडियन इंटेलेक्चुअल है राजमोहन गांधी। वो पोते हैं महात्मा गांधी के और निवासी हैं राजा गोपालचरी के। बहुत किताबें वगैरह लिखी हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में मेरा उनका साथ हुआ था। अच्छा। आजकल अमेरिका में बेस्ड हैं, कभी कभी पाकिस्तान भी आए। तो उन्होंने अभी नहीं 25-30 साल में किताब लिखी थी 20 एमिनेंट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो उसमें और लोगों के अलावा लियाकत अली पे जो चैप्टर है उसका आखिरी जुमला ये था कि the tragedy of Pakistan was that unlike Jinnah, Liaquat did not have a Liaquat by his side. यानी जब कायद आज़म का इंतकाल हुआ तो लियाकत ने वो बार उठा लिया। जब लियाकत की शहादत हुई तो कोई नहीं था कि वो बार उठा पाए। तो the tragedy of Pakistan was that Liaquat did not have unlike Jinnah and a Liaquat by his side. और ये बिल्कुल सही है कि उसके बाद से जो हमारी लीडरशिप आई वो ज़्यादातर अपने पर्सनल वेस्टर्न इंटरेस्ट में पड़ गई। ये सब इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन अब सवाल तो ये सोचना चाहिए कि अब हमको क्या करना चाहिए। जी हाँ, मतलब आगे की तरफ देखें ना। अब इस वक्त जिस तरह से हम घिरे हुए हैं, अमेरिका से ताल्लुकात में सर्द मोहरी आ चुकी है। सालाना चेक पोस्ट के बाद हमने नेटो सप्लाईज का सिलसिला भी रोक दिया था। वो मामला पार्लियामेंट में है, उन्होंने भी अपनी सिफारिशात दी हैं जिसमें मशरूत कर दिया है, जिसमें यह है कि अमेरिका बाकायदा माफ़ी मांगे। अब अमेरिका क्योंकि बैरक ओबामा एक मामले में गालिबन ये अफगानिस्तान वाले मामले में माफ़ी मांग चुके हैं, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि इट विल बी टू एम्बैरसिंग फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट टू अपोलोजाइज ट्वाइस इन 1 ईयर। जो है सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन जो है वो माफ़ी मांग लेगी। हमारी तरफ से ज़रा शराइत भी कड़ी आ रही हैं, कुछ सोल्यूशन निकलता देख रहे हैं? जी माफ़ कीजिए, मेरे ख्याल में इस मामले को मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है दोनों तरीके से माफ़ी मांगने के मामले। एक तो मुझे बहुत दिली ताज्जुब होता है, मैं अमेरिका रहा हूँ कई पोस्टिंग्स में और पढ़ा भी हुआ। मुझे ताज्जुब होता है कि कोई कल्चर्ड आदमी, कोई महज़ब आदमी, कोई आदमी जिसमें हसासियत है, वो कुछ लोगों की डेथ पे, किसी के कत्ल पे माफ़ी मांगने में क्यों गुरेज करेगा। यानी मेरी समझ में नहीं आता कि अमेरिकन के ज़रिए हुआ, चाहे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन एक कंपैशन अफसोस का इजहार करना, चाहे माफ़ी का, इसको तो मैं कोई ऐसी बात नहीं समझता। मुझे बहुत ताज्जुब है कि इसका इश्यू बनाया जाना अमेरिकनों की तरफ से, बहुत ताज्जुब बात। और दूसरे मुझे पाकिस्तान के लिए ताज्जुब है
کیونکہ اگر مجھے کسی سے اس معاملے میں کوئی تفرقہ ہو یا اختلاف ہو، میں تو کبھی اور چیزیں چاہے انسسٹ کروں، یہ نہیں کہوں کہ آپ معافی مانگیں، کیونکہ اس کی کوئی بات ہی نہیں بنتی. میرے زبردستی پریشر ڈالنے سے اگر کوئی مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس معافی کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی اس میں وزن ہی نہیں ہے. اگر پاکستان یہ کیا بات ہے معافی مانگے، تو اس کی کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا آدمی اس کے بعد جو ایکشن لیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ حد تک ریپنٹنس ہے، کس حد تک ریگریٹ ہے، کس حد تک اپنی پالیسی ریوائیو کر رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے میرے صاحب، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہیں. خواتین حضرات، میری مزید صاحب سے یہ گفتگو جاری ہے یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے، 23 مارچ کے حوالے سے ہے. کہیں جائیے گا مت، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ. 23 مارچ کے حوالے سے، یوم پاکستان یا یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار ڈپلومیٹ اینالسٹ جناب مہدی مسعود صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ذرا دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی اور ان عوامل کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ آج 64 سال میں پاکستان جو ہے اس حال کو پہنچا تھا. میری صاحب، اچھا یہ تو بالکل آل سیڈ اینڈ ڈن، آگے کی طرف کیسے دیکھیں ہم، کس طرح سے اس کو درست کر سکتے ہیں، یا یہ جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو کچھ امید کیسے دلائی جائے؟ دیکھیے، آج کل ایک جو مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ ہم نے اتنے، اگر آپ اپنا ذہن لے جائیں، جب ہم افغانستان میں جنرل ضیاء الحق نے ہم کو انوالو نہیں کیا تھا تو اس وقت دیکھیں، یہ نہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑا لیڈنگ ڈیولپنگ کنٹریز میں سے تھے، لیکن خاصا بہتر ہمارا ڈیولپمنٹ، ٹریڈ، انویسٹمنٹ کی سچویشن تھی ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اسٹینڈرڈ سے. جب سے ہم پہلی مرتبہ افغانستان میں گئے، کلینشکو، گنز، ریفیوجیز، ٹیررزم، اس کے بعد تھوڑی طالبان، اس کے بعد یہ پھر وار اگینسٹ ٹیرر جو امریکنس کی پارٹیسپیشن سے، ان کے پریشر سے جو ہو گیا، تو یہ سارا ہمارا جو یہ ساری چیز جو سیٹ بیک شروع ہوئے ہیں، اکنامک پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ ساری افغانستان سے منسلک ہے. اگر ہم اس طرح افغانستان کے اندر نہ انوالو ہوئے ہوتے، اور ہو سکتا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم الگ ملک تھے، ٹھیک ہے، اس کا اثر ہم پر پڑتا تھا، تو اس طرح ہم اپنی چیزیں نہیں تھیں، ہماری جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا پاکستان کا اکنامک پولیٹیکل وہ چلتا رہتا. بہرحال سوال یہ ہے کہ اب تو جو وار اگینسٹ ٹیرر میں ہم نے اتنی بڑی قیمت ادا کی، انسٹیبلٹی، اکنامک ڈیویکل ساری چیزیں ہو گئی، امیج تو اب کیا کیا جائے اس کا. اس میں تھوڑی سی عجیب سی بات یہ لگتی ہے کہ ایک طرف تو امریکنس کا ہمارے لیے اتنی ڈیفیکلٹیز ہے، ان کا ڈیفیکلٹ اچیو ہوئی ہے، دوسری طرف دنیا کے جتنے بھی فارن پالیسی رائٹرز ہیں انکلوڈنگ امریکن، سب صبح شام یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کتنی ہے، اس کے لوکیشن کی، اس کی پاپولیشن کی، اس کے نیوکلیئر اسٹیٹس کی، اس کے ریلیشن شپ کی، چائنا، گلف، مڈل ایسٹ، اسلامک ورلڈ وغیرہ وغیرہ. جی اور اس کے یہ سب چیزیں جو ہیں، بلکہ اس نے پال کینیڈی نے فارن افیئرز میں ایک آرٹیکل تھا کہ پاکستان از ون آف دا 7 پیوٹل کنٹریز ان دا ورلڈ. پیوٹل سے مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کنٹری جہاں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو اس کا اثر پورے ریجن پہ یا گلوب پہ پڑتا ہے. تو پاکستان کی جو پولیٹیکل امپورٹنس تو اتنی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے سلسلے میں، چائنا کے، افغانستان، ایران، ادھر انڈیا، تو اس سب کو دیکھتے ہوئے، چاہے اکنامک، چاہے آئل، چاہے پولیٹیکل روٹس، چاہے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی، یہ سب کو دیکھتے ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے لیوریج، ہماری پریشر پوائنٹس اس سے بڑے ہوتے. اور ٹھیک ہے، وار آن ٹیرر کے لیے جو ہم نے پرائز پے کی، لیکن ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے امریکنس کے اوپر پریشر ڈال کے اس سے کہیں زیادہ کیوں، ہم کو ایکچولی بہت ہی کم ایج وغیرہ کی یہ بات کرتے ہیں، کوئی بھی کیری لیوگر بل وغیرہ رکھتا ہے، اس کا تو عشر اشیر بھی ابھی تک نہیں ملا ہے. کولیشن سپورٹ فنڈ ہماری ڈپلومیٹک کور کیسا اپنا رول ادا کر رہی ہے؟ کیونکہ ایک شکایت یہ بھی آتی ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے بیرون ملک صحیح طور پہ پیش نہیں کیا جا رہا، تو ظاہر ہے اس میں پھر سفارتکاری اور ڈپلومیٹک کور جو ہے اس کی طرف انگلیاں بھی اٹھتی ہیں. یہ بہت صحیح، بہت حد تک صحیح ہو سکتا ہے. مجھے فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے نہیں ہوگی کہ اب تو میں ریٹائرڈ ہوں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چاہے ایک چیز، اگر کوئی چیز، اگر آپ کا ایک پروجیکشن آپ کر رہے ہیں تو اچھے سے اچھا ہو. اگر آپ کا پروجیکشن
क्लियर एनफ नहीं है तो उसका असर नहीं होता, और खरा अगर वीक से वीक भी हो, अगर आपका प्रोजेक्शन करना तरीका है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है। अब आजकल तो ये है बदकिस्मती से कि सवाल मेरिट का हो गया है, पूरे वक्त ये होता है कि कोई भी सर्विसेज वगैरह में मेरिट की बेसिस पे चीज़ें नहीं होती हैं। अगर ये नहीं होता है तो जाहिर है कि किसी सर्विसेज वगैरह में भी नहीं हो रहा। हमारे इदारे, इंस्टीट्यूशंस, आप समझते हैं सवाल पजीर हैं, पॉलिटिसाइज हो गए? मैं एक चीज़ अर्ज कर दूँ, मैं अभी जो बात कर रहा था वो जो पोलिटिकल चीज़ की कर रहा था तो आपने तो ये पूछा तो ठीक पूछा कि क्या हमारी सर्विसेज इसको हमारा कॉस्ट को प्रेजेंट नहीं कर रही ठीक से। मैंने कहा हो सकता है जिसमें भी वन ऑफ द रीज़न, लेकिन ये खाली बात नहीं होती है। बहुत बड़ी वजह ये है हमारी इंटरनल वी हैव फेल्ड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। देखिए हमारे इंटरनल इतनी डिसअरे है कि जब तक हमारी इतनी अंदरूनी कमजोरियां हैं हम कोई अपने प्लस पॉइंट्स प्रेशर के तौर पे, लेवरेज के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते, इंक्लूडिंग आर जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। और क्या चीज़ें हैं, एक तो बड़ी चीज़ ये है बदकिस्मती से कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डिसयूनिटी है और इतनी ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसकी वजह से हो गया है इन द रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट, इन द इम्पार्शियलिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट, कि दुनिया ये समझने लगी है कि ये बहुत वीक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, वीक फाउंडेशन पे। उसके अलावा फिर ये है कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली नहीं, एथनिक, प्रोविंशियल, सेक्टेरियन जो रोज़ ये चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से हमारी इतनी कमज़ोरियाँ आया होती हैं। कोई भी लोग हमको बाहर से देखते होंगे, सोचते हैं कि ये लोग पूरी तरह आपस में डिवाइडेड हैं, इनकी क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। उसके बाद जो हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या कोई एक्सट्रीमिज्म, स्पेशली रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इससे तो हमारा इतना ख़राब इम्पैक्ट हुआ है दुनिया में और अंदरूनी चीज़ों में कि कोई भी होता है दुनिया में इंसिडेंट, कोई हो कहीं, उसको ट्रेस ज़रूर करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी ना हो। अभी लेटेस्ट हुआ है लेकिन कहा जाता है कि ये पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान या तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन गया था कहीं, या वजीरिस्तान गया था कहने। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंटीग्रिटी, impartiality, the question of divisiveness, of extremism and of lack of economic development, इन चारों चीज़ों ने हमारी सोसाइटी को इतना कमज़ोर कर दिया है। और ये ऊपर से होती हैं। अगर एक लीडरशिप ऐसी हो कि जो अपने को एसेट कर पाए और लोगों में अपनी कॉन्फिडेंस हो उसके ऊपर, और उसकी वजह से फिर लोगों में एक नेशनल कॉन्सेंसस और जो कभी प्रोविंशियलिज्म, एथनिसिज्म, सेक्टेरियन चीज़ें, इनको क्रश करने के लिए, और जो एक्सट्रीमिज्म है जो हमारे एक्सट्रीम रिलीजियस सर्कल्स फॉर्मेट करते हैं, इनको भी कन्फ्रंट करने के लिए, इनसे डरने के लिए नहीं, जैसे आजकल हमारी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट डरती है एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस सर्कल से। तो वो अगर तशद्दुद में उतर आए ना मेरी साहब, इसलिए कि वो खुद को फाड़ लेते हैं और नहीं है तो कहीं ना कहीं बंदूक खोल देते हैं, बम मार देते हैं। मैं श्रीलंका में रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि वहाँ अभी कोई श्रीलंका से आया, तो मैं वहाँ ज़माने में पोस्टेड था। मैंने कहा क्या हाल है, तो 8% रेट ऑफ ग्रोथ। मैंने कहा 8%, अभी तो उनकी 20-25 साल की सिविल वॉर 30 साल की खत्म हुई। कहेंगे हाँ। तो मुझसे पूछा कि कैसे उन्होंने खत्म किया। मैंने कहा मोरलेस उन्होंने क्रश कर दिया। उनका हम क्यों नहीं क्रश करते। हमने कहा क्रश तो करने से बेहतर ये है कि उससे तो कोई नहीं कि आपस में कोई वो हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बदकिस्मती से आपस में भी इतना मामलों में भी तफरका हो जाता है कि क्रश करने की बात ये नहीं होती। सवाल तो ये होता है कि जो लोग कि ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जैसे सुसाइड बॉम्बर्स हैं, या जो लोग जो पाकिस्तान के टारगेट्स को कर रहे हैं, स्कूलों को कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को कर रहे हैं, उनको भी हमारी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस पार्टीज के सेगमेंट से सपोर्ट करते हैं। यानी बराबर ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई आर्मी या पुलिस या सिविलियन पे अटैक होते हैं या सेक्टेरियन माइनॉरिटीज मारी जाती हैं, बड़ी बड़ी रिलीजियस पार्टीज उनके डिवाइन से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। और हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक दो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं उनसे भी नहीं निकलता। एक दो ऐसी चीज़ें हुई हैं कि एक हमारे मेन लाइन पॉलिटिकल पार्टी के वन ऑफ द टू लीडर्स तकरीर कर रहे थे, उन्होंने हर चीज़ पे बात की उस दिन, लेकिन उसके एक दिन पहले एक सेक्टेरियन अटैक हुआ था, 20-25 आदमी मारे गए थे, सिर्फ उस गिलगित ने सिर्फ उसका जिक्र नहीं किया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें की जा सकती हैं अगर लीडरशिप ऊपर ऑनेस्ट हो, इंटीग्रिटी हो, पाकिस्तान से बिल्कुल वो हो और उसमें हिम्मत हो। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है कि हम अपना लिवरेज यूज कर। मीडिया का